हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीयूष और मैं आप सबका वेलकम करता हूं फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। मेरी एक बहुत फेवरेट फिल्म है मांझी द माउंटेन मैन। उसमें एक बहुत फेमस डायलॉग है कि आप भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा है। हम अक्सर अपनी लाइफ में हमेशा भगवान को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं कि यार मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली होती ना, मैंने ये कर दिया होता, वो कर दिया होता। आज हम एक ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हैं जो भगवान के भरोसे नहीं बैठे। उन्होंने अपनी जर्नी का शुरुआत, अपने हसल का शुरुआत खुद से किया। एक ऐसा इंसान जिसने अपना लाइफ एक सिम कार्ड बेचने से शुरू किया और सिम कार्ड से आज वो मल्टीपल बिजनेस ओनर है। वेलकम रवि भैया। थैंक यू। आप हमारे पहले गेस्ट हैं हमारे पॉडकास्ट के। कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत मज़ा आ रहा है। ये तुम्हारा भी पहला पॉडकास्ट है तो उससे और मज़ा आ रहा है। दोनों हम लोग पहली बार बैठे हुए हैं और इस चैनल का शुरुआत कर रहे हैं। जी। मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि एक रियल लाइफ स्ट्रगल के बारे में अगर किसी को जानना है, किसी को समझना है, तो आपकी लाइफ बहुत इंस्पायरिंग है मेरे लिए भी और गिरिडीह के बहुत सारे लोगों के लिए भी। आप अगर अपनी जर्नी को देखते हैं अभी, तो क्या सोचते हैं? अगर आप जितने सालों से आप ये बिजनेस लाइन में हैं, आप अपनी जर्नी को कैसे देखते हैं? देखिए, जर्नी ऐसा है कि आप शुरुआत कर लो। आप शुरुआत ही नहीं करोगे, आपके पास जो इक्विपमेंट है, जो आपके पास संसाधन है, उसी संसाधन में आपको शुरुआत कर लेना है। अगर आप शुरुआत के लिए आप रुके हुए हैं कि मेरे पास ये आएगा, मेरे पास इतना कैपिटल होगा तब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या फिर मेरी साथ कोई टीम रहेगा उसके साथ स्टार्ट करेंगे। गांधी जी ने एक डायलॉग दिया था, डायलॉग बोलते हैं उसको, मतलब एक बात कही थी, एकला चलो रे। आप लोग सुने होंगे, एकला चलो रे। जब तक से आप ये नहीं सोचिएगा कि हमको अकेले चलना है, आप साथी खोजते रहिए, आपको साथी नहीं मिलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कोई विज़न नहीं है, हाँ चलो शुरुआत करते हैं, कैपिटल नहीं है, तो आप एकला चलो रे का लेके चलिएगा तो आप जरूर सक्सेस करिएगा। ज़्यादा किसी का वेट नहीं करना है और खुद करना है सब कुछ, तब आप सक्सेस कर पाइएगा। किसी का वेट नहीं करिए। एकला चलो रे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। अच्छा, सॉरी। कोई नहीं, पर दोनों काफ़ी फेमस हस्ती हमारे इतिहास के लिए। मैं बेसिकली जानना चाहूँगा एकदम बिगिनिंग से, सिम कार्ड जो बेचने का आइडिया था वो कहाँ से आया था आपको? सबसे पहले आपको हम ले चलते हैं पूरा एकदम स्टार्टिंग में। सिम कार्ड तो बाद में स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने ग्रेजुएशन कर लिया। ग्रेजुएशन करने के बाद आपके बड़े भाई राजीव, मैं और 2-3 और दोस्त, अंकित, अमित और मनीष, ये सब मिल के हम लोग सोच रहे थे करें क्या। तो हम लोग, कोई काम नहीं था तो हम लोग जाते थे, कहीं घूमते थे, फिरते थे। बड़ा चौक जनरली हम लोग जाते थे, वहाँ मित्र रहते थे। तो बड़ा चौक जाने के लिए मेरे पास तो साइकिल था, राजीव के, मैंने किसी के पास भी साइकिल था, नहीं तो पैदल जाना रहता था। तो हम लोग ऐसे थे कि हम लोग पैदल जाते थे, साइकिल से नहीं जाना है। तो वो एक सोच था कि आगे चल के पैदल जरूर जाएंगे लेकिन साइकिल से नहीं जाएंगे। तो उसके बाद बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो कुछ किया जाए तो क्या किया जाए, तो एक दुकान खोलते हैं। क्योंकि टेक्निकली साउंड थे हम, मतलब मन लगता था मेरे को इसमें। कुछ मोबाइल आ गया है तो मोबाइल चलाना है, तो मोबाइल चला रहे हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है, ये वो सेटिंग, इंटरनेट नहीं चल रहा है। उसमें GPRS का सेटिंग होता था 2G में, तो उसमें आपका ये एक्सेस पॉइंट डाल के इंटरनेट चलता था। तो उस टाइप का सेटिंग में हम बहुत माहिर थे। तो हम लोगों ने चुना कि चलो मोबाइल का ही बिजनेस किया जाए। तो मोबाइल का बिजनेस किया जाए तो स्टार्टिंग में हमने एक सिस्टम लिया। तो उसके बाद हम लोगों ने गाना डाउनलोडिंग स्टार्ट किया। लगभग 3-4 महीना गाना डाउनलोडिंग किया हम लोग। गाना डाउनलोडिंग के बाद लगा कि ज़्यादा नहीं आ रहा है कुछ, भूख बड़ी है, 200-300 में क्या होता है, कुछ और किया जाए। तो मार्केट सर्वे हुआ कि क्या चल रहा है मार्केट में भाई। तो हम लोग सब दोस्त निकले, थोड़ा मार्केट सर्वे किया जाए, क्या चल रहा है, बगल में देखो तो क्या चल रहा है, उधर देखो क्या चल रहा है। तो पता चला कि सिम बिक रहा है, मोबाइल रिपेयरिंग हो रहा है, मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाला जा रहा है, गाना के साथ वीडियो डाला जा रहा है। तो मोबाइल रिपेयरिंग किया जाए तो किसी को तो आता नहीं है।
टेक्निकली साउंड है, हमको पता है कि हमको आता है, कर सकते हैं। तो मैं 3 महीना के लिए मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करने चला गया। सबसे पहले 3-4 महीना मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स किया। कहाँ से किया था कोर्स? ये गिरिडीह में एक सर थे, उन्हीं के पास किया था, बस स्टैंड में। तो वहाँ से एक बंदा भी मिल गया मेरे को, चलो उसको लेके आ गए साथ में, 50-50 हम लोग करेंगे। एक मोबाइल में अगर 200 रुपया बन रहा है, कमाई हो रहा है, हम लोग आपस में 50-50 कर लेंगे। तो 50% का पार्टनर उसको बना के हम शॉप में लेके आ गए। तो अब क्या है, गाना डाउनलोडिंग हो रहा है, मोबाइल रिपेयरिंग जो हो रहा है उसका 50% पार्टनर। मज़ा नहीं आ रहा है। अब क्या किया जाए, फिर मार्केट सर्वे किए। सिम का काम ठीक है, तो सिम का काम ठीक है तो सिम बेचा जाए। तो सारा कंपनी से कांटेक्ट किए, सिम बेचना है, कैसे होगा, सारा उसको गणित को समझे। गणित को समझने के बाद पता चला कि आप 100 रुपया में वो सिम को खरीदिए और 80 या 90 या 50 रुपया आप बेच दीजिए। मैंने ये क्या गणित है भाई, इसमें तो लॉस लग रहा है। लेकिन आप एक टारगेट कर लेते हैं, अगर आप 100 पीस बेच देते उस कंपनी का सिम, तो वो उसका कॉस्टिंग हो जाता है 10 रुपया। तो 100 रुपया का सिम का कॉस्टिंग हो गया 10 रुपया, आप 50 रुपये में बेच रहे हैं, आपको 40 रुपया आ रहा है। मैंने ये बिजनेस ठीक है, इसको करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट किए हम लोग। शुरुआत में 10 सिम बिका, यार ये तो लॉस लग गया, 10 सिम में तो कॉस्टिंग नहीं आ रहा था। नहीं है। तो फिर उस समय आपको याद होगा कि जब फेसबुक नहीं था तो ऑर्कुट चलता था। हाँ, ठीक है, स्क्रैप भेजते थे उसमें। हाँ, स्क्रैप भेजते थे। फिर आपका ईमेल उमेल उस समय नया आया हुआ था, तो वो सोशल मीडिया का वही सान था। उसके बाद हम लोगों ने पोस्टरबाजी की, हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज। जैसे सबसे पहले गिरिडीह कॉलेज में हम लोगों ने पोस्टर साट दिया कि ये वाला सिम में इतना टॉक टाइम और इतना रुपये। तभी टॉक टाइम आया करता था कि आपको लिमिटेड बात करते थे कि बैलेंस खत्म ना हो जाए। 200 मतलब 99 रुपया का पर मंथ रिचार्ज करते थे, 12 महीना तक वो आपका लाइफ टाइम होता था। आजकल के 300 रुपया का महीना रिचार्ज करना पड़ता था, जिसमें 150 रुपया बैलेंस मिलता था। आजकल के जेनजी बच्चे नहीं समझेंगे ये जो है। नहीं, वो कैसे समझेंगे। अरे एक टाइम था जब हम लोग बिजनेस में नहीं आए थे, तो कॉल करने के लिए नंबर नहीं मिलता था। तो रेलवे वाला इंक्वायरी में कॉल करके पैसा बर्बाद कर दिए हम। ये बहुत फनी मोमेंट था। कहीं कॉल करें, फोन आ गया है, किसी को कॉल करना होगा, नंबर ही नहीं है किसी के पास, तो रेलवे वाला 139 डायल कर दो भाई, कुछ तो सुनेंगे। 139 डायल कर दिया, हाँ रेलवे इंक्वायरी लगा है, हाँ हेलो, कौन सा ट्रेन जा रहा, झूठ सच, पैसे खत्म हो गए, काहे नहीं लग रहा है। तो बहुत सारा चीज था, फनी चीज भी था बहुत सारा। तो फाइनली बिजनेस स्टार्ट किया उस समय सिम का। तो ऐसे ही हुआ आइडिया है कि मार्केट सर्वे करके आपने ये किया? हाँ, मार्केट सर्वे करके सिम का आइडिया आया तो सिम स्टार्ट किया। कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर दी, जैसे कि हम लोग भी जब स्कूल में थे तो हमें भी जस्ट नया नया मोबाइल मिला था, तो हम लोग भी जाते थे कि 10 रुपए का गाना डाल दो, ऐसा वॉलपेपर डाल दो। तो वो वाला मोमेंट्स, अभी तो इंटरनेट इतना है, तभी तो इंटरनेट नहीं हुआ था। तो एक पुरानी यादें मेरी भी ताज़ा हो गई आपसे बात करके। तो अगला बात मैं ये जानना चाहूँगा कि जब ये शुरू किया बिजनेस, फैमिली का कैसा रिएक्शन था? कि फैमिली क्या बोली कि हाँ करो, या कैसा सपोर्ट था? फैमिली का रिएक्शन बिजनेस के प्रति, हाँ, करना नहीं है ये सब काम, फालतू काम में लगा हुआ है तुम, एक पैसा नहीं घर से मिलेगा। समझाने में मेरा मतलब हालत खराब। तुमको करना है तो नौकरी करो, ठीक है, नौकरी नहीं कर रहा तो पुलिस का तैयारी करो, हाइट है तुम्हारा, दौड़ता भी अच्छा है, खेलता भी अच्छा है, तुम पुलिस का तैयारी करेगा। तो आपको नौकरी का हम बता रहे हैं। सबसे पहले मैंने एयरफोर्स का फॉर्म भरा था एक। एयरफोर्स का फॉर्म भरा था तो कलकत्ता वो मिला था, वहाँ पर जाके एग्ज़ाम देना था, जो भी फिजिकल और आपका जो भी एग्ज़ाम होता है, मेडिकल और फिजिकल और रिटेन में जो भी एग्ज़ाम होता है, तो कलकत्ता गए थे, एग्ज़ाम दे के आए। तो उसी दिन हमको समझ में आ गया थी मेरे बस का बात नहीं, ये सब नहीं होगा हमसे। इतना आदमी लोग का भसड़, बहुत आदमी आए हुए हैं, दौड़ रहा है सब एग्ज़ाम देने का, ठीक है चलो एग्ज़ाम दे दिए बैठ के, दौड़ रहा है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, नहीं ये सब क्या है ना, भागा दौड़ी नहीं करना है। फिर एक एग्ज़ाम दिया एनडीए का। एनडीए में समझ में आ गया कि हम उतना भी पढ़े लिखे नहीं कि एनडीए का एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो फाइनली ये 2 एग्ज़ाम देने के बाद मेरे को पता चला कि मैं नौकरी के लिए नहीं बना हूँ, बिजनेस करेंगे। आपको क्या लगता है, मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली है, ये इतना, मतलब जो उनके हमारे माँ बाप हैं या जो भी हैं, ये लोग इतना बिजनेस से डरते क्यों हैं या फिर इतना पीछे क्यों हटते हैं?
क्या लगता है वो क्या रीजन हो सकता है इसका? जिसका फैमिली में कोई बिजनेस नहीं किया है, जिसका फैमिली में कोई भी बिजनेस नहीं किया, देखिए बिजनेस में लगता है कैपिटल। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करिएगा तो कैपिटल, और कोई गारंटी नहीं है कि आपका वो बिजनेस सक्सेस होगा कि नहीं होगा। आप फेलियर करिएगा, वो बिजनेस फेल हो गया पूरा, फिर से आपको करना है, फिर से नया कैपिटल चाहिए, तो उतना रिस्क नहीं लेना चाहता है। आजकल के माँ बाप जो हैं, जो उनके घर में कोई बिजनेस नहीं किया है, तो वो रिस्क ही नहीं लेना चाहते। या फिर मुझे लगता है कि वो लोग आई थिंक फेलियर का डर है कि बच्चे फेल ना हो जाए, या फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये हाँ, भी हाँ, एक हाँ, कहीं बस रिस्क नहीं लेना कहीं चाहते। रहता है। देखिए किसी का भी जमा पूंजी लगा के आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस वो फेल हो जा रहा है, तो उसमें क्या है कि आपका पूरा पूंजी चला गया, प्लस बिजनेस भी फेल हो गया। तो ये फेलियर आदमी को बर्दाश्त नहीं है, और जो फेलियर बर्दाश्त नहीं किया आज तक, वो कमाएगा क्या? यही बात है। आई थिंक इसी बात का डर है मिडिल क्लास फैमिली में, या हमारी सोच में हो गई है कि लाइक कि हमें एक नहीं, ये जो सोच है ना, ये rat जो race झारखंड जाना। बिहार का माने बाय बर्थ है। झारखंड बिहार में खासकर बाय बर्थ है कि आपको बिजनेस ही करना है, बिजनेस नहीं करना, आपको सरकारी नौकरी चाहिए। ये तो है। शायद इसीलिए हम बहुत पीछे रह गए हैं बाकी सारे शहरों से, जैसे गुजरात हो गया, या फिर मुंबई हो गई। लेकिन उनको शुरू से दिखाया था कि अगर किसी गुजराती फैमिली के मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको बचपन से फीड किया था कि यू हैव टू मेक योर ओन बिजनेस। आपको बिजनेस शुरू करना है, आपको आइडिया चाहिए। आप शुरू में, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो किसी अच्छे वेल बिजनेस फैमिली से हैं, पर वो जाके जॉब करते हैं किसी और बिजनेसमैन के अंडर, कि वो सीख सके। हाँ, तो अगर जब तक से वो सीखेंगे नहीं ना, तो मेरे टाइम में तो उस टाइप का था नहीं कुछ, लेकिन मेरा सजेशन भी अभी यही रहेगा। अगर यूथ नया कुछ करना चाह रहे हैं, नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, अगर बिजनेस कोई रनिंग है, तो आप सबसे पहले वहाँ 1-2 साल जॉब करिए। जॉब करने के बाद सारा उसका दाव पेच को सीखिए, उसके बाद आप बिजनेस में उतरिए। ये तो हो गई आपकी जर्नी जैसा शुरुआत हुई। उसके बाद आपको क्या लगता है, आपके लाइफ में सबसे मुश्किल फेज कौन सा था ये बिजनेस, लेकिन आपको लगा कि हाँ यार ये सबसे टफेस्ट फेज था मेरी लाइफ? टफेस्ट फेज तो बहुत आए मेरे लाइफ में। सबसे पहले जब बिजनेस स्टार्ट किया था, तो 8x6 का एक कमरा मिला था मेरे को। वहाँ पर आपने देखा होगा कि पुराना वाला जो राज टेलीकॉम है बरगड्डा में, 8x6 का और कमरा मिला। तो उसमें सबसे पहले 30,000 रुपये का, 35,000 रुपये का सिस्टम ही खरीद लिए। अब बच गया 70-80 हज़ार रुपये मिला था, मेरे फूफा जी ने दिया था पूंजी दुकान खोलने के लिए। तो 70,000 रुपया में 30,000 रुपया समझ लीजिए आधा पैसा सिस्टम में लग गया। अब उसका फर्नीचर कैसे बनेगा, फिर उसका डेकोरेशन कैसे होगा, इसमें तो मेरा हालत ख़राब पूरा। अब करे तो करे क्या? तो हमारे भैया हैं, उनको हाथ पैर जोड़ के लेके आए कि भाई कलर उलर कर दो, ठीक है, कमाएंगे तो देंगे। फिर हमारे मंटू भैया हैं, उन्होंने कुछ मदद किया काउंटर वाउंटर बनवाने में। तो उस समय लग रहा था कि मैंने क्या कर रहे हैं, इतना पैसा में कैसे हो पाएगा। फिर भी जैसे तैसे, मतलब आपका जो फर्नीचर का कॉस्ट नहीं निकल पा रहा था, तो वो फेज हुआ। उसके बाद जब मोबाइल वाला बिजनेस किए, जब सिम वाला बिजनेस किए, हर एक समय कुछ ना कुछ चलता ही रह रहा था। जैसे कि 50 रुपया मार्केट में बिक रहा था और हमारा कॉस्टिंग 100 रुपया आ रहा था, तो वो एक चैलेंज था। फिर मोबाइल इंडस्ट्री में जब आए, तो हमारा जो कॉस्टिंग हो रहा था फ़ोन का, उससे सस्ता आपको मार्केट में अदर शॉप में मिल जा रहा था, वो कैसे फेस करेंगे। तो बहुत सारा प्रॉब्लम आते रहता है। फिर ऑनलाइन का फेज आया, ऑनलाइन में बिग बिलियन डे सेल आता है, तो उस समय दिक्कत होती है। तो ये रेगुलर चैलेंज को एक्सेप्ट करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। कभी ऐसा लगा कि लाइक ये सब छोड़ देना चाहिए, अब मतलब किसी भी एक दिन एक मोमेंट के कि हाँ आगे अभी गिव अप कर देते हैं? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वो जो आपने शुरुआत में कहा था ना, मांझी द माउंटेन में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये तो सोचा ही नहीं कभी छोड़ देना चाहिए। मैंने ये सोचा है कि इससे कैसे बाहर निकले। तो प्रॉब्लम पे आप नहीं जाते हैं, आप सोचते हैं कि सोल्यूशन कैसे? हाँ, सोल्यूशन क्या है, अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो उसका गहराई तक हम जब तक से नहीं जाएंगे तब तक हम किसी प्रॉब्लम को छोड़े नहीं। मैं एक और बात जानना चाहूँगा कि एक बिजनेस है हमारा, मतलब किसी का भी एक बिजनेस है, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ में आता है? कैश फ्लो में, स्टाफ मेंटेनेंस में, या रेंट में? क्या लगता है कौन सा सबसे ज़्यादा
टेक्निकल पार्ट है जो प्रॉब्लम कर सकता है एक बिजनेसमैन के लिए? टेक्निकल पार्ट आपका सबसे पहला, जब स्टार्ट कर रहे हैं आप बिजनेस को, तो रनिंग कॉस्ट पर आपको ध्यान देना होगा। आपका जो भी रनिंग कॉस्ट है, जैसे कि आपका बिजली बिल हुआ, रेंट हुआ, स्टाफ का जो सैलरी हुआ, और फिर आपका और भी कुछ ना कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसको शुरुआत में बढ़ाना नहीं है। शुरुआत में आप बढ़ा दीजिएगा तो पता चलेगा आप पूंजी खा के बैठ गए, आपके पास पूंजी खत्म हो गया है। तो शुरुआत में बढ़ाना नहीं है, शुरुआत में उसको मैनेज करके चलना है कि आप कैसे कर सकते हैं, और कम आदमी में भी आप बढ़िया रिजल्ट ला सकते हैं। ज़्यादा बड़ा टीम रखने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले शुरुआत करिए, शुरुआत करके आप एक रिजल्ट पर आइए, तब आप बढ़िया से कर पाइएगा। शुरुआत में ही बड़ा टीम रहेगा तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाइएगा। उसके बाद आप बड़ा टीम करिए, धीरे धीरे सबका डिपार्टमेंट बांटिए। अभी आपका टीम कितना बड़ा, अगर टोटल आपके जितने भी बिजनेस हो गए, कितने एम्प्लॉयज़ होंगे आपके, याद भी है या अभी आप चेक करवाना पड़ेगा बोल के? ऐसा हो गया अभी? नहीं, अभी तो आप टेलीकॉम में अगर देख रहे हैं तो टेलीकॉम में लगभग 50 और 20, 30, 70 लोग हैं। मुझे तो लगता है आप लगभग ही बता पाइएगा। और स्टार्टिंग का, अब मैं आपसे बिना पूछे बता सकता हूँ, आप लोग 2 लोग थे। हाँ, स्टार्टिंग में 2 लोग थे। स्टार्टिंग का जब आप सिम वाला कांड में जा रहे हैं, तो सिम वाला में एक साइड हम बेचते थे सिम, नीचे मतलब एक छतरी लगा के रोड के उस पर भाई बेचता था। छतरी लगा के जो होता है ना, कैनोपी लगा के सिम, और एक साइड हम, दोनों साइड रोड के इस पार और उस पार 2 लोग से। और अभी ऐसा है कि मुझे लगता है आप लगभग में ही बता पाइएगा पूरा, जितने भी आपके बिजनेस है वो डिफरेंट शहर में आपके मोबाइल आउटलेट्स हैं, तो अभी तो लगभग वाला बात है। हाँ, कि इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। नहीं, टीम तो है, अब टीम को काउंट करना पड़ेगा। अभी आप बोलिएगा तुरंत बता दो तो फिर तो लगभग ही बता सकते ना, 70-80 लोग टेलीकॉम में। और मैं बता दूं कि भैया का टेलीकॉम बिजनेस तो है ही, मल्टीपल जगह पे। एक इनका क्लोथिंग रिटेल सिस्टम भी है धनबाद में, स्टोर। भैया का एक रेस्टोरेंट एंड बार है, भैया एक जिम भी ओन करते हैं, और आई विश के आगे बहुत सारा वेंचर्स आप और करिएगा। हाँ, अब अच्छे लोग मिलते जाएंगे, चालू होते रहे। तो जो ये हमारा शहर है गिरिडीह, ये बिजनेस में आपको कितना लगा कि सपोर्ट मिला शहर के सिस्टम से? एज अ कंबाइंड में शहर के सिस्टम से बात कर रहा हूँ कि शहर के लोगों से या शहर का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उससे सपोर्ट मिला, या आपको और अच्छा उम्मीद थी कि और अच्छा मिल सकता था? नहीं, गिरिडीह के लोग बहुत ही अच्छे हैं। आप अगर दूसरा शहर का बात करें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा है बिजनेस करने के लिए। आपको यहाँ पर रंगदारी नहीं है, किसी प्रकार का माने बदमाशी नहीं है। यहाँ पर जो भी लोग हैं वो आपको सपोर्ट ही करते हैं। लेकिन आपको क्या है ना, आपको सपोर्ट लेने के लिए आपको अपना ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। आप अपना ईमानदारी में रहिए तो आपका साथ पूरे लोग देंगे। आप बिजनेस करने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। आप अदर जगह से आप कंपेयर कर रहे हैं तो गिरिडीह बेस्ट है। तो शहर, जैसे कि शुरुआत में मुझे लगता है चैलेंजेस यहाँ भी आए होंगे लोग सपोर्ट करने में, कि ऑनलाइन अगर सस्ता मिल रहा है तो पब्लिक ऑनलाइन नहीं जाके लोकल बिजनेस को सपोर्ट किए होंगे, तो ये सब गिरिडीह में कैसा रहा माहौल? देखिए, ये गिरिडीह का बात नहीं है, ये मेरे ख्याल से इंडियन लोगों की सेंटिमेंट है कि ऑनलाइन में जो रेट मिल रहा है, सबसे पहले ऑनलाइन का रेट चाहिए, फिर भी एक बार हम ठोक बजा के देखेंगे। जो भी प्रोडक्ट है उसको एक बार ठोक बजा के देख लेते हैं। मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उसका रेट 70,000 रुपया है, मान लीजिए कोई मॉडल आया, तो 70,000 60,000 रुपया का फ़ोन है, एक बार तो जरूर देखना चाहिए। ये इंडिया के सभी लोग देखते हैं। तो हमने क्या किया कि उसका डेमो अवेलेबल करवाया, डेमो यूनिट, कि आप आइए हमारे स्टोर पे, उसका देखिए, फील कीजिए, क्वालिटी चेक करिए। उसके बाद हम लोग ऑनलाइन से रेट में देंगे या ऑनलाइन से सस्ता ही देंगे। तो ये जो आपको जो फील लेने का है ना, वो ज़रूर रहना चाहिए कि आपके पास अगर डेमो है, डेमो 100% अवेलेबल होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपसे कनेक्ट होंगे। नहीं तो आप सोचिए कि आप ऑनलाइन में फ़ोटो देख के ले रहा है तो आपके पास भी ले ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि स्टोर पर इसीलिए आ रहा है, हम यहाँ पर सोफा में बैठे हुए हैं, आराम से मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। आपके पास वो कष्ट करके इसीलिए आ रहा है, ट्रैफिक जाम में फंस रहा है, ट्रैफिक में धूल गर्दा खा के आपके पास आ रहा है, तो वो एक्सपीरियंस लेने के लिए आ रहा है।
आपको वो प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस जोन बना के रखना होगा, आपको डेमो अवेलेबल करा के रखना होगा, तब वो कस्टमर आपके पास आएगा और वो प्रोडक्ट आप ही से लेके जाएगा। राइट। तो एज एन ओवरऑल मैं अगर आपसे पूछूं कि अपने लाइफ के बारे में, बिजनेस के बारे में, एवरी चीज, हर चीज़ के बारे में आपको क्या लगता है सबसे बड़ा रिस्क आपका जो आपने लिया वो क्या लिया अभी तक? सबसे बड़ा रिस्क इन लाइफ या इन बिजनेस, कुछ भी आप अगर सोचना चाहें कि हाँ ये रिस्क मैंने सबसे बड़ा रिस्क लिया। सबसे बड़ा रिस्क मैंने लिया है ये बिजनेस करके शुरुआत में। घर में सभी लोगों ने कह दिया था कि नहीं करना है, नहीं करना मतलब नहीं करना है। तो पढ़ाई लिखाई बंद, ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई लिखाई बंद कर दी। अब हमसे कुछ नहीं होगा, घर में बोल दिए कि अब हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, मेरा हो गया है। कोई भी नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं करेंगे। जो हम बताए थे 2 फॉर्म भरे थे, कोई अप्लाई नहीं करेंगे, जो होगा अब यही होगा। घर में सबसे बड़े हमारे फूफा जी, जिनके नाम से राज टेलीकॉम है, वो बोले कि अभी लड़का कोई काम का नहीं है, ये लड़का अब कोई काम का नहीं है, अब बात नहीं सुनने लगा है ये। तो उस समय हमको खराब भी लगा था कि ऐसा हमारे गार्जियन ही बोल रहे हैं कि ये लड़का कोई काम का नहीं है, हम लोग को बात नहीं सुनने लगा है। और भाई बहन में थोड़ा सा ज़्यादा हम पढ़े लिखे थे, तेज थे, तो फूफा का बहुत चाह था कि जॉब करें। हमारे छोटे भाई ने अभी जॉब पकड़ा ही था, तो बोले थे ये भी बीएड कर लेगा तो फर्स्ट क्लास टीचर बन जाएगा, अपना पढ़ाएगा, अच्छा कमाएगा, सिक्योर लाइफ क्या रखा हुआ है, सिक्योर लाइफ, सिक्योरिटी तो कुछ है नहीं। हाँ। तो वो जो सोच था उस समय हमको लगा था कि मैंने हमको भी लग रहा था क्या करें नहीं करें, इस तरह का अगर घर से ही मिल रहा है टॉर्चर तो फिर वही बड़ा डिसीजन था मेरा। और अभी घर वाले क्या कहते हैं? अभी घर वाले रवि तो मतलब बहुत अच्छा काम किया है। ये मल्टीपल बिजनेस का आइडिया कैसे, जैसे कि एक बार अपने अपना मोबाइल स्टोर या अपना जो है ये फिक्स कर लिया, अब कब डिसाइड किया कि हाँ लाइक अब कुछ और एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये कब आइडिया आया या क्या कब डिसाइड किया कि अभी मल्टीपल बिजनेस करना चाहिए? ये सबसे पहले तो पहला स्टोर था हमारा, उसके बाद कस्टमर के डिमांड पे हमने दूसरा स्टोर खोला, क्योंकि हमारे स्टोर में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती, छोटा सा स्टोर है। रवि यार तुम्हारी दुकान में तो बहुत भीड़ है यार, फ़ोन लेना था कैसे लें। तो हमने दूसरा स्टोर डाला, फिर तीसरा स्टोर डाला, अभी चौथा स्टोर डाला, फिर धनबाद में स्टोर डाला, रांची में स्टोर डाला। तो देख रहे हैं कि आराम से मैनेज हो जा रहा है, ठीक है। तो और कहीं कमाई वाला चीज़ हो रहा है तो फिर वो भी मैनेज हो जाएगा। आजकल तो सारा चीज़ ऑनलाइन होता है, सॉफ्टवेयर है। मैं बेसिकली मोबाइल स्टोर के अलावा आप जानना चाह रहे हो, जैसे कि रेस्टोरेंट पहला आपने या ये क्लोथिंग लाइन कौन सा था आपका सेकंड? रेस्टोरेंट था, उसके बाद क्लॉथिंग था। तो ये कब डिसाइड किया कि अब मैं दूसरे, क्योंकि रेस्टोरेंट लाइन मैंने जहाँ तक सुना है बहुत रिस्की जोन है, वहाँ नुकसान होने का बहुत चांसेस होता है, और आई एम श्योर कि आपने ये तो सोचा ही होगा पहले, लेकिन कब डिसाइड किया कि ना हाँ अब थोड़ा डिफरेंट एरिया भी ट्राई कर सकते हैं बिजनेस का? ये कब? ये कुल मिला के रेस्टोरेंट वाला जो आइडिया था ना मेरे छोटे भाई का था, और उस रेस्टोरेंट आइडिया में मेरे पास उसको कन्विंस करने में 1 साल लग गया, मेरे को कन्विंस करने में कि रेस्टोरेंट खोलना है कि नहीं खोलना है, और रेस्टोरेंट में वो भी बार खोलना है कि नहीं खोलना। अच्छा, ठीक है। बार है, ग्रे कॉलर वाला काम है, हम लोग व्हाइट कॉलर वाला काम किए हैं आज तक। उसे मारा पीटी, झगड़ा झमेला, पुलिस, लाइसेंस है, फिर भी वहाँ पर 2 पैग जाने के बाद सब मोदी जी हो जाते हैं। तो ये काम नहीं करना है, तो 1 साल बेचारा वो कन्विंस किया, करते हैं सब होगा। तो फाइनली एक होगा, चलो ये काम करते हैं। कपड़ा वाला काम तो बहुत आसान है, कपड़ा वाला भी करना था मेरे को। अभी एक और 2-3 काम है मेरे पास। एक होता है ना कि हमको शुरू से पैशन रहा है कि हमको ये करना है। हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप आपके अंदर से थी कि पता चल गया, अंदर से आता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप सबके अंदर होना ना होना ये तो बात की बात है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो नए नए बिजनेसमैन है या जो लोकल में बिजनेस है, इन सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो लाइन अलग गलत चुन लेते हैं। अच्छा, जैसे कि मेरा लाइन जो था वो मोबाइल था, टेक्नोलॉजी था, और मुझे मन लगता था उसमें।
ये मोबाइल है, उसमें नया फंक्शन आया है, कैमरा अच्छा है, कैमरा रिकॉर्ड कैसे कर रहा है, चिप में गाना कैमरा बनेगा कैसे, वो हमको मन लगता था। नया मॉडल आया तो पैसा नहीं है पॉकेट में, लेकिन उस मॉडल में क्या है, उसका कैमरा कैसा है, उसमें रैम क्या है, इंटरनल मेमोरी क्या है, उसका प्रोसेसर क्या है, वो सब हमको पता है। कौन सा गेम सपोर्ट करेगा, रिफ्रेश रेट क्या है, सब चीज पता रहता था। क्यों? क्योंकि हम उसको बारे में जानना चाहते थे, अंदर से हमको इसको जानना है। तो कुल मिला के आप वही बिजनेस करिए जिसमें आपको मन लगता है। जैसे कि आप मेरे सामने उदाहरण है, आपको कैमरा में मन लगता है, फोटोग्राफी अच्छा है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आपका ये अंदर से है। आपने भी बहुत बिजनेस ट्राई किया है, लेकिन जो अंदर से आया वो आज आप सामने है। एकदम। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मुझे मतलब बताया था, एक बहुत सीनियर भैया थे मेरे, उन्होंने बोला था कि इंसान को सबसे झूठ बोलना चाहिए, खुद से कभी नहीं बोलना चाहिए। कि अगर आप खुद से ट्रूथफुल हैं तो आपको पता है कि आप किस चीज़ के लायक हैं। हाँ, तो इस पे तो आप अगर देखिएगा तो एक मूवी भी आया हुआ था, थ्री इडियट्स में क्या था कि वो फरहान जो था, हाँ, वो कैमरामैन था अंदर से। अब वो नहीं मानेंगे। हाँ, अंदर से कैमरामैन था। और रणछोड़ दास चाचड़ जो था वो अंदर से इंजीनियर था। राइट, ठीक है। और इवन राजू, हाँ, राजू रस्तोगी को किसी तरह नौकरी करना था। हाँ, क्योंकि उसका घर में लोड था, उनको नौकरी करना, नॉर्मल कॉमन जो था, कॉमन मैन वाला। तो ये तो कर रहा था बेचारा, इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन इसको कैमरा में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना था। और वो एक इन्वेलप भी दबा के रखा हुआ था। हाँ, राइट। तो जो जब तक से आपको उसमें मन नहीं लग रहा है, आपको अंदर से नहीं आ रहा है कि अंदर से जो इंजीनियर है वो इंजीनियर बनेगा, हाँ, तो ये जरूरी है। अंदर से जो बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन बनेगा, अंदर से जो आर्टिस्ट है आर्टिस्ट बनेगा। देखिए, सबसे गलतियां होती है। आपको क्या लगता है, आपने कभी कोई गलती की और जिससे आपने सीखा हो? क्योंकि हमेशा सक्सेस की बात करते हैं, सक्सेस से बात करते हैं, लेकिन फेलियर का भी उतना ही पार्ट होता है हमारे लाइफ में। और मुझे लगता है फेलियर का ज्यादा पार्ट होता है, क्योंकि उसने आपसे सीखा और सीख के आप अच्छा किए। सक्सेस हमेशा क्या करता है कि आपके आंखों के सामने पर्दा डाल देता है, लेकिन जो फेलियर है वो आपको जगाता है। तो ऐसा कोई आपका फेज रहा कि एक गलती जो आपने की हो और उससे आप सीखा? देखिए, हम लोग का जो बिजनेस लाइन है ना, उसमें रेगुलर अपग्रेड करना रहता है अपने आप को। तो मैंने देखा मार्केट में कि कोई अपग्रेड नहीं है। ठीक है, तो हम भी कहीं नहीं निकलते थे। तो कहीं नहीं निकल रहे हैं। बाकी जगह जब मैं मार्केट विजिट किया, गुजरात गया, महाराष्ट्र गया, उसके बाद दिल्ली गया, तो वहाँ के रिटेलर लोग जैसे काम करते हैं और जो सिस्टम से डील करते हैं ना, वहाँ से मैंने बहुत चीज़ सीखा कि उन लोग का काम करने का तरीका और हमारे काम करने में तरीका, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। तो जब तक से आप घूमिएगा नहीं और जब तक से आप किसी भी मतलब एग्जीबिशन में या कहीं भी आप वर्कशॉप में नहीं जाइएगा ना, तो आप सीख नहीं पाइएगा। तो मैंने एमरा ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन सबसे पहले ज्वाइन किया। तो उसका एक वर्कशॉप आता था। तो वर्कशॉप में गया तो वहाँ पर पता चला कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हमारा ग्रोथ कैसे होगा। मेरे को तो बिजनेस करना ही नहीं आता है। मैं जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ बिल बनाने का, वो भी ढंग का नहीं है। हम लोग कॉपी किताब लेके घूम रहे हैं। फिर कस्टमर से कैसे डील किया जाता है, कस्टमर को कैसे सर्विस दिया जाता है, CRM क्या होता है, कुछ नहीं नॉलेज है। आप एक जगह बैठे हुए रहिएगा तो आपको लगेगा कि हम ही मतलब कुआं का मेढक वाला सीन है। राइट। तो वो जब आप बाहर निकलिएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि आप तो एकदम कुछ नहीं है मार्केट में, आपसे बड़ा बड़ा प्लेयर है। एक बार दिल्ली में एक मोबाइल एग्जीबिशन था, तो मैं वहाँ गया था। तो वहाँ इंट्रोडक्शन हुआ, बहुत सारे लोग आए थे, पूरा ऑल इंडिया से, दिल्ली से, मुंबई से, और फिर साउथ इंडिया से भी बहुत आए थे, केरला से, तेलंगाना से एक व्यक्ति आए थे, उनसे मुलाकात हुआ। तो बातचीत चला, पूछे कितना आउटलेट है आपका? 300 आउटलेट है। 300। वाह, तब तो नेक्स्ट लेवल का आदमी है सब भाई। उसके बाद एक आदमी से मिला जो कि गुजरात से थे, नीले भाई, आपके कितने आउटलेट हैं?
350 आउटलेट। हम्म, फिर इसी तरह जब सबसे मिला तो पता चला कि यार ये 300 है, कोई 250 है, और एक सबसे कम आउटलेट था 30 आउटलेट, वो आपका उड़ीसा में। और उस समय आपके कितने थे? उस समय 3 थे। आपके 3 थे? हाँ। ओके। यार 30 आउटलेट चला रहा है, 300 आउटलेट चला रहा है, हम 3 आउटलेट चला रहे हैं। तो उस समय लगा कि हम कहाँ हैं। तो आपको ये नहीं लगा कि मैं अपनी जर्नी से उनको क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, या ऐसा कि नहीं करते हैं ना ऐसा? तो कि आप तो उसको आदर्श मानना होगा ना किसी ना किसी को। पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसको ये मान रहे हैं, अपना जर्नी कंपेयर कर रहे हैं, या फिर आप एक टारगेट आपको मैंने पहले बताया था कि सॉल्यूशन क्या है, हाँ, हम उस पर काम करते हैं, उससे पीछे नहीं हटना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर मैं आया इधर, तो फिर अपने पार्टनर लोग के साथ ZDG स्टार्ट किया। अभी धनबाद और रांची में आउटलेट खुल गया है, और इसी तरह आउटलेट पूरा झारखंड में खोलना है। तो 2 चेन हम लोग बनाएंगे। एक राज टेलीकॉम का 4 आउटलेट हो चुका है, 5वां 6वां 7वां 2026-27 तक हम लोग इसको 10 तक ले जाना है। तो आप जब तक से बाहर नहीं जाइएगा, आप गिरिडीह में शेर हैं, ठीक है, लेकिन जब बाहर गए तो पता चला 1.25 शेर और बब्बर शेर मिल गया आपको, तब आप उस टाइप का बिल्डअप करिएगा कि अब हमको तो 1.25 शेर और बब्बर शेर से लड़ना है। तब आप थोड़ा नेक्स्ट लेवल का लड़ाई चालू होगा। राइट। तो आप जैसे बोले कि आप बाहर गए, आप लोगों से मिले, आपको क्या लगा कि किस साइड, मतलब इंडिया के साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में सबसे अच्छा बिजनेस कल्चर या बिजनेस माइंडेड लोग कहाँ के लगे आपको? बिजनेस माइंडसेट में तो सबसे अच्छा आपका साउथ वाला है। साउथ में? हाँ। और फिर इधर का बात करें तो गुजरात। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट का कितना रोल होता है एक बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक स्टेट में? बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट का, जैसे कि हम लोग का ट्रेडिंग का काम है, माल खरीदना है, बेचना है, तो हम लोग को केवल GST डिपार्टमेंट से मतलब है। लेकिन जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है बहुत सारे, जैसे कि आपका कपड़ा उद्योग हो गया, फिर आपका चावल का फैक्ट्री होता है जो राइस मिल होता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट होता है, फिर मछली पालन हुआ, और फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसमें आपको सब्सिडी मिलता है। लेकिन हम लोग में इस टाइप का ट्रेडिंग में कोई सब्सिडी नहीं होती है। और हम लोग जो काम करते हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी का काम करते हैं। हमारे पास एप्पल का फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है, और लग्जरी है। तो जितने भी लग्जरी हैं उनमें गवर्नमेंट का सब्सिडी नहीं होता है। तो कुल मिला के 100% GST वर्क का काम है, 100% GST पेड करना है आपको, और GST में ही प्रोडक्ट बेचना है। तो इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल होता नहीं है। और जहाँ तक कि बैंक का रोल होता है, तो बैंक आपको सपोर्ट करती हैं आपका प्रोफाइल देख के, आप किस टाइप का प्रोफाइल लेके आए। तो ये आपको नहीं लगता ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट से ही जुड़ा है? गवर्नमेंट कैसे स्कीम बनाई है जो बैंक उसको फॉलो करके ये आपका बिजनेस, लोकल बिजनेस को ये करे, तो कहीं ना कहीं तो आई थिंक बिजनेस एनवायरनमेंट बनाना मुझे लगता है गवर्नमेंट का ही काम। देखिए, बिजनेस का इन्वायरमेंट बनाना और प्लस बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे स्कीम है। आपने मुद्रा लोन के बारे में सुना होगा। तो आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। पहले उसका लिमिट था 10 लाख रुपए, अब उसका लिमिट हो गया 20 लाख रुपए। अगर आप नया बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट का एक स्कीम है जिसमें आपको किसी प्रकार का कोलेटरल नहीं देना है। मुद्रा लोन में आपको 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए एक शानदार प्रोजेक्ट बनाइए कि आप करना क्या चाहते हैं और वो बिजनेस कहाँ पर है स्टेब्लिश, और आप कर रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट का गारंटी पे आपको 10 से 20 लाख रुपया बैंक से आपको मिलेगा। हाँ, अगर आपको मैं बोलूँ कि आप गवर्नमेंट में हैं और एक चीज जो आपको गवर्नमेंट में ये करनी है कि जिससे बिजनेस माइंडेड पीपल लोग हैं जो बहुत खुश है, तो वो आप क्या करना चाहिए? बिजनेस माइंडेड पीपल 2 ही तरह से खुश हो सकते हैं। पहला ये है कि मार्केट ओपन रहना चाहिए, ये नहीं कि आपको यहाँ से लेना होगा वहाँ से लेना होगा। तो उसमें क्या होता है कि आप खुल के व्यापार कर सकते हैं, और जितना भी आपका जो बिजनेस खोलने में आपको प्रॉब्लम है उसका 1 पॉइंट सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे कि आपको किसी भी प्रकार का ट्रेड लाइसेंस है, GST का लाइसेंस है, फसाई का फूड लाइसेंस है,
वो मतलब फटाफट हो जाना चाहिए। ऑनलाइन सिस्टम ऐसा हो या ऑनलाइन कुछ एक सिस्टम पोर्टल हो। ऑनलाइन सिस्टम है, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा सा है, आप समझ सकते हैं। सरकारी काम। हाँ, सरकारी काम है, तो आपको कुछ के लिए भी माथा दर्द करना पड़ता है। राइट। तो ये क्या है कि गवर्नमेंट में कुछ है दाव पेच, वो सब थोड़ा सा एकदम क्लियर कट रहेगा ना, तो आप बिजनेस बहुत अच्छा तरह से कर सकते हैं। मैं एक सवाल मैं पर्सनली जानना चाहूँगा, पता नहीं कितने लोग इस मेरे से सहमत होंगे नहीं होंगे। आप टेलीकॉम लाइन में हमेशा हम फोन देखते हैं तो मेड इन चाइना है, मेड इन असेंबल्ड हेयर, असेंबल्ड। आपको क्या एक रीजन है जो इंडिया का एक फोन जो पहले था माइक्रोमैक्स था वो नहीं रहा अभी? आपको नहीं लगता है कि इंडिया का भी एक ब्रांड होना चाहिए जो हम लोग compete कर सके सबसे? क्या एक रीजन है जो नहीं है? देखिए, मोबाइल बनाना जो है ना, वो छोटा मोटा काम है नहीं। ठीक है, मोबाइल का चिपसेट सिलिकॉन बेस रहता है, और मदरबोर्ड जो होता है वो सब चाइना में ही बनते हैं। चाइना में भी वो बनाने कब सीखे? जब एप्पल ने अपना फैक्ट्री लगाया। एप्पल ने फैक्ट्री लगाया, एक्सीलेंस आया वहाँ पे, वहाँ के लोकल इंजीनियर और मतलब वहाँ के वर्कर लोग ने काम किया। धीरे धीरे वो सीखें कि कैसे काम हो रहा है, उसी में से धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आपका बिल्डअप हुआ, आपने हुनर सीखा एक। ठीक है, उसके बाद जो जो पार्ट्स आते हैं, जैसे एक मोबाइल में कम से कम आपको हजारों पार्ट्स लगते हैं, तो पार्ट्स का जो आउटसोर्सिंग होता है कोई भी कंपनी, जैसे कि आउटसोर्सिंग का फैक्ट्री लगा, तो इस तरह क्या है कि आप यहाँ पर केवल असेंबल ही हुआ है, किसी का फैक्ट्री नहीं लगा है। और आउटसोर्सिंग का जो पार्ट है ना, वो भी अभी चाइना में ही है। आपको लग रहा होगा कि इंडिया में एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग होने लगा है, नहीं, असेंबल हो रहा है। सैमसंग का मैन्युफैक्चरिंग होने लगा है, तो मैन्युफैक्चरिंग जरूर हो रहा है कुछ कुछ प्रोडक्ट का, लेकिन आप 90% असेंबल ही कर रहे हैं, क्योंकि वो पार्ट्स यहाँ बन नहीं रहे हैं। तो जैसे जैसे आप पार्ट्स बनाने लगेंगे, जैसे जैसे चिपसेट में जो भी मटेरियल लगते हैं वो बनने लगेंगे, ऊपर का ढांचा बनने लगेगा, डिस्प्ले बनने लगेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि सारे लोग ट्रेंड हो जाएंगे, और यहाँ के लोकल इंजीनियर लोग आपको प्रोडक्ट सप्लाई करने लगेंगे, तो वो एक्सेलेंस आ जाएगा, और तब वो आप ढंग का प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं। एग्जैक्टली। तो अभी तक तो बात हो गई आपकी जर्नी की, आपने कैसे शुरुआत किया, क्या स्ट्रगल रही, कैसे सक्सेस आया। मैं अभी जानना चाहूँगा कि अगर आपको आज फिर से शुरू करना पड़े एकदम जीरो से, तो आप क्या अलग करिएगा, और क्या एक चीज़ है जो आप सिमिलर सेम करिएगा? देखिए, अगर फिर से हम जीरो से स्टार्ट करेंगे ना, फिर से हम यही काम करेंगे। मैंने कहा था शुरुआत में ही, ये मेरे ब्लड में घुसा हुआ है, टेक्निकल। मतलब कोई एक चीज़ जो अभी पता है, आप विश करते कि मुझे पहले पता होती ये चीज़ तो मेरे लिए ज़्यादा आसान होता, ऐसा कोई चीज़? पहले पता होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। देखिए, अभी क्या है कि अभी हम लोग लेट से शुरुआत की हैं, लेकिन अब क्या है कि अब हम उसमें घुस गए हैं, और जो सोशल मीडिया का एक्टिविटी आप लोग देख रहे होंगे, तो ये जो सोशल मीडिया का एक्टिविटी जो है ना, हमको थोड़ा सा लेट से पता चला। मैं भी खूब वीडियो देखता था, जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है। ठीक है, फिर जे दिल्ली वाला, मैं समझ नहीं पाया हो क्या रहा है। अब मेरे को समझ में आ गया है। हाँ, तो सोशल मीडिया का हेल्प आप बोलते क्या, ये पहले से आपको पता होता? हाँ, कभी सोशल ऑकवर्डनेस नहीं हुआ कि छोटे शहर में हम लोग बोलते हैं यार कैसा वीडियो बना रहा है या कैसा कर रहा है, एक होता है, एक मेंटलिटी है लोगों की, तो ये कभी सोशल ऑकवर्डनेस तो नहीं आया कैमरा फेस करते हुए कि यार लोग क्या बोलेंगे, ऐसा तो कभी दिमाग में रेगुलर तो उसको कैसे पार करते हैं? मतलब जैसे कि है कि मैं मान लो कोई रील बनाना चाहता है, या जज करते लोग यार क्या क्रिंज बना रहा है या कोई अच्छा बना रहा है, जो भी हो, सबका अपना चॉइस है, सबको अपना बनाने की चॉइस है, लेकिन इसको ओवरकम कैसे करें? हाँ, तो सबसे पहले आपने मेरा वीडियो देखा होगा विनोद वाला। जी हाँ, मैं विनोद बन गया हूँ। हाँ, तो जितना भी शर्म था हाँ, कैमरा के सामने वाला, सब पहले घोर घार के पी लिए। हाँ, गमछा लाओ रे, हाँ, ठीक है, सैंडो गंजी गमछा, विनोद बने हम सबसे पहले। तो उससे क्या हुआ, एक कॉन्फिडेंस आ गया कि आप कैमरा के सामने फेस कर सकते हैं। आप सूट वूट पहन के कैमरा के सामने आने में कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। बढ़िया बढ़िया फोटो डालने में, फेसबुक में चेहरा चमकाने में किसी को कहीं दिक्कत नहीं। आप बोलिएगा विनोद जैसा बाल टेढ़ा मेढ़ा कर लो, का भैया खैनी बना दें,
तब आपको लगेगा कि क्या बोल रहे हैं हम। जब तक से आप अपना खुद का बेइज्जती नहीं करिएगा ना, तब तक से आपको दिक्कत है। वाह, ये एक बात आपने जो सबसे पहले अपने आप का बेइज्जती कर लेना है। राइट। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो आप देखिएगा किसी तरह का नेगेटिव कमेंट नहीं, मजा ही आ रहा है। नेगेटिव कमेंट भी है तो वो भी तो एक कमेंट है ना, फीडबैक है। तो मुझे तो लगता है कि नेगेटिव कमेंट होना ही चाहिए। मैं ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ नेगेटिव कमेंट। क्यों? इसका एक रीजन है, क्योंकि आपके जान पहचान वाले जितने भी लोग हैं वो हमेशा आपको पॉजिटिव कमेंट करेंगे। नेगेटिव कमेंट वही लोग करेंगे जो आपको जानते नहीं। इसका ये मतलब है कि आपका रीच बढ़ रहा है, आपका रीच बढ़ रहा है, आप ज्यादा लोग तक पहुंच रहे हैं। तो उस तरीके से ये तो ये अच्छा है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि यूट्यूब चैनल भी कोई बनाता है तो यूट्यूब वीडियो बनाया तो सिर्फ लाइक है, इसका मतलब है कि सब उसको जानने पहचानने वाले। जो न्यूट्रल देखेंगे तभी आपका लाइक भी आएगा, नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, अनलाइक्स भी आएगा। तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत एक मूवी है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, वो मैं हिंदी डब में देखता हूँ हमेशा। मेरी इंग्लिश अच्छी है फिर भी मैं वो देखता हूँ। तो उसमें एक डायलॉग है कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ। तो मैं बहुत ये इससे इंस्पायर हूँ। आखिरी 2 सवाल, मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया, लेकिन मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था। आपने एक जर्नी जी है अपने इस बिजनेस की। अभी कोई यंग लड़का बिजनेस करना चाहेगा या लड़की बिजनेस करना चाहेगी, उसको आप क्या सलाह देना चाहिएगा? देखिए, अगर आप पॉडकास्ट के जरिए बताना चाह रहे हैं तो मैं सबसे पहले रोड पर बैठ के सिम बेचा, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर लेके सारा मोबाइल रिपेयर किया, उसके बाद सर्विस सेंटर में लोगों की गालियाँ सुनी। सर्विस का काम में तो गाली पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे मैंने मोबाइल बेचना स्टार्ट किया। तो जब तक से आप उस लेवल का आप सोच के नहीं आइएगा बिजनेस में कि हमको गाली भी सुनना है, ठीक है, तो अगर कस्टमर कोई गाली भी दे के जा रहा है ना, तो दे के जा रहा है, लेके नहीं जा रहा आपसे। तो इस थॉट से आइए आप कि कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा, सजेशन दे के जाएगा, दुआएं दे के जाएगा, बददुआएं दे के जाएगा, लेके नहीं जाएगा। तो अगर इस थॉट से काम करिएगा तो आप 100% सक्सेस होइएगा और किसी प्रकार का लाज शर्म नहीं। आज दुकान में झाड़ू नहीं लगा है तो अपने से झाड़ू उठाइए, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए। लक्ष्मी का जो आगमन होता है ना, आपका साफ सफाई पर होता है। तो आप इस टाइप का शर्म करिएगा कि मेरा बंदा आएगा, वो साफ सफाई करेगा, शटर खोलने वाला शटर खोलेगा, झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाएगा, सेल्समैन माल बेचेगा, आपको पैसा देगा, आप सेठ जी जैसा भी करने लगिएगा तो फिर आपको दिक्कत है। 1 मैन आर्मी बनना पड़ेगा आपको। सारा काम शुरुआत में खुद करना पड़ेगा, चाहे जिस लेवल का काम हो। तो नए बिजनेसमैन में जो भी आ रहे हैं बिजनेस में, तो ये एकदम गांठ बांध के रख लीजिए कि सारा काम आपको खुद करना है। कोई 5 बिजनेस आइडिया जो आप दे सकते हैं कि ये बिजनेस आइडिया अच्छा है, 5 जिसमें से मैं चाहूँगा कुछ पैसे के लिए हो, मतलब ज़्यादा फंड लगे चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ 1-2 आप ऐसे भी बताएं जिसमें पैसे की भी जरूरत ना हो। मेरे पास एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है जो कि आगे मैं चल के इम्प्लीमेंट करना सोच रहा हूँ। अगर कोई पार्टनर मिलेगा तो मैं जरूर करूँगा। एक आपने देखा होगा कि MDH मसाला, कैच मसाले और फिर बहुत सारे मसाले हैं। तो लोकल लेवल में बहुत सारा मसाला है, ये सब है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आप सब चीज़ दे रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आपका पैकिंग बहुत खराब है। पैकिंग ही जो नेक्स्ट लेवल का जो पैकिंग होता है ना, वो नहीं है। तो एक मसाला का बिजनेस हमको बहुत अच्छा लग रहा है, कमाई अच्छा है उसमें, ठीक है। और फिर जो आपका आटा वगैरह का है वो भी बहुत अच्छा है। फिर आपका मछली पालन वाला बिजनेस बहुत अच्छा है, उसमें भी मैं कुछ सोच रहा हूँ। मछली अगर तालाब आपको मिल जाता है, तालाब खुदवा लीजिए, उसमें गवर्नमेंट का सब्सिडी भी है, तो आप मछली पालन का एक बिजनेस कर सकते हैं। और अगर किसी के पास कोई फंडिंग नहीं है, कोई पैसा नहीं है, तो क्या करना चाहिए? नहीं, ज़्यादा फंडिंग नहीं करना है तो आप ये कर सकते हैं ना। आपको तो मैंने बताया कि मुद्रा लोन में आपको मिल रहा है, मुद्रा मिल जाए। हाँ, मुद्रा और अभी तो आई थिंक मुझे लगता है सोशल मीडिया पे भी बहुत सारा आपका ऑप्शन है। अगर आप स्किल वाइज है कैमरा के सामने, तो वहां से भी लोग कमाते हैं पैसे। हाँ, तो सोशल मीडिया में तो अभी मैं 5 आइडिया के बारे में बता रहा था। एक
और भी आइडिया था। अभी सोशल मीडिया का सबको ज़रूरत है, ठीक है। आप को अगर सोशल मीडिया में ढंग से आता है सारा काम करने, तो आप उसका पढ़ाई करके आप छोटे शहर में आप ये काम कर सकते हैं। छोटे शहर में जैसे कि किसी को प्रमोशन करना है, किसी को आता ही नहीं है, कैसे आप कीवर्ड जो सर्च हो रहा है गूगल में, तो उसमें अपना प्रोडक्ट कैसे दिखाएं, करेक्ट ऑडियंस को कैसे पकड़ें। अगर किसी ने सर्च किया मोबाइल, तो खटाक से वहाँ पर राज टेलीकॉम कैसे पहुँच जाए। किसी ने सर्च किया मसाले, तो वहाँ एमडीएच कैसे पहुँच जा रहा है। तो इस पर कोई काम नहीं कर रहा है, तो इस पे काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये तो सोशल मीडिया वाला तो आजकल तो इतना वायरल हो चुका है कि इसमें बोलने का जरूरत नहीं है, बिजनेस नहीं है ये तो। सोशल मीडिया तो नहीं, मुझे लगता है खान है, आप जितना निकाल सको लाइक, और आगे और बढ़ता जाएगा। माने अलग अलग है, आदमी को एंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है, एंटरटेनमेंट चाहिए उसको। तो आप एंटरटेन किस तरह से कर सकते हैं। हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया में एंटरटेनमेंट चल रहा है। थैंक यू रवि भैया, आप अपना कीमती वक्त मुझे दिए। कैसे टाइम बीत गया पता भी नहीं चला। ये मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था। मैंने स्टार्टिंग में आपके बस लोगों को आइडिया दिया है कि ये क्या बिजनेस करते हैं, टेलीकॉम लाइन में आपको समझ गए इनका रेस्टोरेंट है। पर अब मैं चाहूँगा कि आप एक बार कैमरे में देख के अपने सारे बिजनेसेस के बारे में, आप वहाँ पे कैमरा है, आप वहाँ पे देख के आप ये जो बिजनेस है आपका, आप चाहते हो कि आप खुद का इंट्रोडक्शन अगर दीजिएगा तो कैसे दीजिएगा? आपने तो पॉडकास्ट पूरा देख लिया, ये लास्ट है, तो अपने बिजनेस के बारे में बता देना चाहता हूँ। अपना राज टेलीकॉम 4 स्टोर है गिरिडीह में, जो कि एक बरगंडा में है और एक विश्वनाथ मंदिर के सामने सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर है, एक स्टेशन रोड में है और एक अलकापुरी में है। अगर आप धनबाद और रांची से हैं तो धनबाद में अपना सराय ढेला जगह है, हाँ धनबाद में, अगर धनबाद से हैं तो सराय ढेला में है अपना ZDG मोबाइल स्टूडियो। और साथ ही आप अगर रांची से हैं तो आपका सुजाता चौक में मोबाइल स्टूडियो है। और साथ ही साथ आप रेस्टोरेंट की बात करें तो हमारा जायका रेस्टोरेंट एंड बार है, जो कि बैरगी में है। अगर आप जिम करना चाहते हैं तो अपना जिम भी है, फिटनेस फैक्ट्री, जो कि आपका होटल गैली के सामने आविष्कार डायग्नोसिस के ऊपर है। और अगर आप कपड़ा लेना चाह रहे हैं तो धनबाद में अपना कलर्स प्लस का शोरूम है, जो कि आपका बिग बाज़ार वाला बिल्डिंग में है। तो इसी तरह और भी अगर बताएं तो मैं ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूं और संथाल विंग का प्रेसिडेंट हूं, और साथ ही साथ लायंस क्लब से भी जुड़ा हुआ हूं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी जुड़ा हुआ हूं। इस तरह अपना एक संस्था भी है, भारत माता सेवा समिति, जिससे हम लोग भारत माता सेवा समिति में कुछ लोग हैं जो साथ में हम लोग समाज सेवा भी करते हैं। आप उससे भी जुड़ सकते हैं, जो साथ में हम लोग समाज सेवा भी कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये था हमारा फर्स्ट एपिसोड रवि रंजन जी के साथ। आज हमने सीखा कि ज़ीरो से शुरू करना हो तो कैसे करते हैं, और कभी भी परिस्थितियों के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं और हमेशा हासिल करते रहते हैं। तो ये हमारा पहला एपिसोड था। हम एक कोशिश कर रहे हैं कि अपने शहर के और अपने राज्य के ऐसी ही कहानियाँ आपके सामने लाएं। आपको हमारी कोशिश पसंद आई तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमेशा मोटिवेट करिए और हासिल करते रहिए। थैंक यू।